हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। आप सभी मेंटली फिजिकली हर तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जिन बच्चों का सीरियल नंबर है 26, 27, 28, हो सकता है कि उन्हें सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक का वेट करना पड़े। तो उसके हिसाब से आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना और फिज़िकली भी थोड़ा सा फिट रहना पड़ेगा अगर आपको लगातार 10-11 घंटे कहीं बैठना पड़ रहा है तो मेरा कल इंटरव्यू था और आप लोग बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस शेयर करो, तो ये एक ऑडियो है। इस ऑडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बट जो भी सारी चीज़ें हुई हैं ना वो आपको ऑडियो से ही पता चल जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो में दिख नहीं रही या बता नहीं पा रही, बट सारी चीज़ें मैं ऑडियो के थ्रू बता दूंगी, तो आप इसको आराम से सुन लेना, ठीक है। तो देखो, पहले तो क्या कर रहे हैं मुंबई में, टोटल 32 बच्चे हैं एक पैनल में, तो टोटल 13 बोर्ड हैं। तो हर बोर्ड के 16 बच्चों की पहले एंट्री दे रहे हैं, और जो 16 के बाद है, जैसे 17 से लेकर 32 तक, उनकी एंट्री हो रही है 12 बजे। पहले जो 8 बजे एंट्री हो रही है वो हो रही है 1 से 16 सीरियल नंबर की, और 17 से 32 की हो रही है 12 बजे के बाद, ठीक है। 12 बजे के बाद अलग अलग बोर्ड के बच्चे अलग अलग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। 2 बोर्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक रूम में हो रहा है, जैसे कि बोर्ड मान लो बोर्ड 7 है और बोर्ड 8 है तो उसका वेरिफिकेशन एक रूम में, 9-10 बोर्ड है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक रूम में। 1 बाय 1 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और इन केस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या किसी बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं मैच हो रहा, या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं कर रहे कि उस बच्चे को तुरंत भेज दे रहे हैं। वो रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, बायोमेट्रिक क्यों नहीं मैच हो रहा है, या वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 2-2, 3-3, 4 बार वो ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे का बायोमेट्रिक जो है हो जाए। तो ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपका थंब नहीं आ रहा है, या बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, या वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, मतलब आपको भेज नहीं रहे, वहाँ पे पूरा प्रॉपर बिठा के रख रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे का किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सारी चीज़ें होने के बाद फिर 1 बाय 1 करके वेटिंग रूम में जाएंगे। उस वेटिंग रूम में हर एक बोर्ड के बच्चे बैठे हैं 1 to 13 के, और उसके बाद उस बोर्ड वेटिंग रूम से आपको रूम नंबर, जिस भी रूम नंबर में आपका मतलब जो भी बोर्ड है आपका, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, उस रूम के बाहर आगे आके बैठना है, और सबका इंटरव्यू जो है वो इंडिविजुअली होगा। और जो रूम है इंटरव्यू रूम, उसके बाहर सिर्फ 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं। पहले क्या होता था, मान लो आपका पैनल 7 है, बोर्ड 7 है, तो सारे बच्चे 7 के बाहर बैठे हैं। पहले बोर्ड 8 है तो सारे बच्चे 8 के बाहर बैठे हैं, टोटल 15 बच्चे। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको एक कॉमन वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा, और 1 बाय 1 करके आप अपना इंटरव्यू देने जाओगे, और इंटरव्यू रूम के बाहर सिर्फ 1 या 2 बच्चे रहेंगे। और जब आप वेटिंग रूम में पहुंचोगे, उससे पहले तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, बायोमेट्रिक वेरीफाई हो चुकी होगी, काफ़ी सारी चीज़ों से मतलब आप कर चुके होगे। और हर जहाँ भी आप जाओगे, जिस प्रोसेस में, आपको वहाँ साइन करके जाना है कि हाँ आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, ठीक है। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक अंडरटेकिंग भर के देनी है, वो आप लेके ही गए होगे, एक ही देनी है कि आप पूरी इंडिया में कहीं भी पोस्ट होने के लिए रेडी हो। सेकंड चीज़, वो एक खुद से कन्विक्शन फॉर्म देंगे। कन्विक्शन फॉर्म में क्या लिखा है कि जब हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको वेरीफाई कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोर्ट केस वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा है, आपने कुछ भी क्राइम वगैरह नहीं किया हुआ है, तो वो अंडरटेकिंग आपको वहाँ पर साइन करके देनी है। तो वो आपसे लिखवा करके ले रहे हैं, ठीक है। ये बाकी आप चीज़ें जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। 5 बायोडाटा फॉर्म है, किस सीरीज़ में लगाने हैं, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, तो पता चल जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम वेटिंग रूम के बाहर आ जाते हैं, फिर हमें एक जगह साइन करके जाना है इंटरव्यू देने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू रूम में जा कर के मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मेरा इंटरव्यू था 4 नवंबर को, और मुंबई में मेरा सीरियल नंबर था 26। तो मेरा इंटरव्यू हुआ है जाके 5:15 बजे। तो मैं 7:30 बजे से लेकर 5:15 बजे तक मैंने वेट करा अपने इंटरव्यू का, और मेरा इंटरव्यू हुआ है 5:15 बजे, और सीरियल नंबर 26 था, और पैन बोर्ड नंबर 7 था, ठीक है। तो अब ठीक है, हमने गेट खोला, अब जैसे करते हैं बेसिक सी चीज़ें हमारी। मैं आई कम इन, दे सेड यस, आ जाओ। मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला ओके। 2 सर थे वहाँ पे और 2 मैम थी, ठीक है। इस बार हर बोर्ड में आपको ऐसे ही मिलेगा, 2 सर और 2 मैम है, ये कॉमन चीज़ देखी मैंने वहाँ पे। पहले ऐसा नहीं होता था, 3 मेल हो जाते थे, 1 फीमेल हो गया, या 3 फीमेल 2 मेल, मतलब कुछ इस तरीके से पहले था। बट इस बार इक्वल है, आपको कॉमन दिखेगा कि 2 मेल 2 फीमेल आपको हर बोर्ड में दिखेंगी, और टोटल 4 पैनल ही होते हैं स्टार्टिंग से। सो आई सेड मैं आई कम इन, दे सेड यस, एंड मैं अंदर गई। मैंने 2 सर थे 2 मैम थे, शाम का टाइम हो गया था, तो आई सेड
गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। उन्होंने कहा बैठ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि कोमल यहाँ पे साइन करो। तो अभी तो देखो मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, तो अभी क्या दिमाग में लग रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी से लेकर एक एक चीज़ें वो जज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो साइन शायद इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से साइन करता है, या मे बी वो इससे कुछ देखें। तो मैं पेन को बहुत आराम से उठा के साइन कर रही थी। तो उन्होंने कहा कोमल रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, चेयर आगे करके अपना आराम से साइन करो। तो फिर मैं उठी, चेयर उठा के आगे, मुझे लगा मैं खींचूंगी चेयर तो भी लगेगा, तो मैं फिर पहले उठी, चेयर उठाई, आगे रखा, फिर मैंने साइन करा। तो वो लोग हंसने लगे। अब वो पता नहीं वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। फिर इतनी देर में जो 4th नंबर पे सर बैठे थे, उन्होंने बायोडाटा फॉर्म सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उन्होंने पहले तो क्वालिफ़िकेशन देखी, फिर उन्होंने बोला कि कोमल अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जो भी चीज़ें थी। तो मैंने ग्रेजुएशन तक मेंशन करा था, तो मैंने बताया मैंने 12th के बाद डाइट करी है, सीटेट क्वालिफाई करा है, उसके बाद ग्रेजुएशन करी है, अब मैं बीएड कर रही हूँ, सिंपल इतना ही मैंने बोला। हॉबीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेस मैंने कुछ मेंशन नहीं करी। मुझे लगा अगर उन्हें पूछना होगा वो सामने से पूछ लेंगे, वरना मैं फंस जाऊंगी अगर पूछा, क्योंकि इंटरव्यू में यही होता है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं और वो लिटरली मैंने कल फील करा कि हाँ ऐसा ही था। ठीक है, ऐसे मेरे पहले वाले इंटरव्यू में नहीं हुआ था, बट ठीक है इस बार था। तो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन पूछी, तो मैंने ना बीकॉम करी हुई है। तो सर ने पूछा बीकॉम, तुमने बीकॉम क्यों करी है डाइट के बाद? तुम तो कुछ भी कर सकती थी ना, बीए कर सकती थी, तुम बीएससी कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ऐसे पूछा कि तुमने बीकॉम क्यों की हुई है। तो मैंने आंसर करा कि सर मैंने जो 12th क्लास करी है ना, अपनी 11th 12th क्लास कॉमर्स से करी है। तो अभी जो मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ऐसे नहीं बोला मैंने बोला कि मेरे को कॉमर्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने 11th 12th में कॉमर्स ली थी, और टीचर बनने के बाद मैं कॉमर्स की ही टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बीकॉम करी है। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि मैं बीएड कर रही हूँ, परसुइंग है। तो उन्होंने बोला वाई डिड नॉट यू मेंशन बीएड, कि तुमने बीएड क्यों नहीं मेंशन करी इसमें? तो मैंने बोला सर वो ना अभी परसुइंग है, मेरे पास उसकी डिग्री नहीं है, वो आई नहीं है, मैं अभी कर रही हूँ, इसलिए मैंने मेंशन नहीं करी है। वो कह रहे ओके अच्छा ओके गुड। तो उन्होंने फिर पीछे पेज पलटा रिज्यूम का, तो उसमें मैंने ना अपना प्राइवेट स्कूल का 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैंने वो दिखा रखा था। ठीक है, तो मैम ने बोला अच्छा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, तुमने पढ़ाया हुआ है? मैंने कहा हाँ जी मैम, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हुआ है। मैंने कहा मैम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हुआ है। तो सर ने पूछा कि क्या तुम अभी इस स्कूल में पढ़ा रहे हो, करंटली आर यू वर्किंग इन दिस स्कूल? सो आई सेड नो सर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन 2023 मैंने स्कूल जो है क्विट कर दी। ठीक है, अभी मुझे लगा मैं यहाँ पे फंस गई कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया कि मैंने क्विट कर दिया। ठीक है, मुझे बोलना चाहिए था या तो मैं वर्क कर रही हूँ या फिर नहीं हुआ, मतलब मुझे लगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा हो गया है, मतलब गड़बड़ हो गई कुछ, बट ऐसा ठीक था। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, तो तुमने जॉब क्यों छोड़ा जब तुम यहाँ पे 4 साल से पढ़ा रही हो? मैंने कहा सर मैं यहाँ पे काम कर रही थी ना, मुझे लगा कि मेरी यहाँ पे ना ग्रोथ रुक गई है, या फिर मैं कुछ नया नहीं सीख पा रही, और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने 4 ईयर्स दिए हैं, तो अब मुझे लगता है कि मुझे आगे जा कर के कुछ नया सीखना चाहिए या कहीं और ट्राई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतलब कैसे सीखना तुमने बंद कर दिया? मैंने कहा सर मुझे ना यहाँ पे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ज़्यादा मिल रहा था, मुझे फाइल्स कंप्यूटर वर्क ज़्यादा मिल रहा था, और मुझे पढ़ाने को नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क तो यहाँ पे भी होगा, फाइल्स का वर्क तो यहाँ पे भी होगा, क्या तुम यहाँ पे भी जॉब छोड़ दोगी? मैंने कहा नहीं सर, बट इसके साथ मुझे पढ़ाने को मिलेगा, मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी। मैंने कहा सर मेरे को अपना करियर ना टीचिंग लाइन में बनाना है, तभी मैं बीएड कर रही हूँ, तो मुझे बच्चों के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाना वो ज़्यादा पसंद है। मैं डेली बेसिस पर वहाँ पर क्लासरूम को मिस करती हूँ, और वो जो सर थे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, उनका कहना था कि हम आपको डेस्क पे बिठा देते हैं, कंप्यूटर देके डेस्क पे बिठा देते हैं, और आप यही फाइल संभालो, क्योंकि उनको लगता था मैं वो काम अच्छे से कर सकती हूँ कंपैरिजन टू अदर्स। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो सर ने बोला तो बेसिकली आप क्लास में जाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, आपको पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है? मैंने कहा येस सर। मैंने कहा इसीलिए सर मैं बीएड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना करियर आगे बीएड में ही, मतलब टीचिंग लाइन में ही बनाना है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो सर ने कहा कि तुम बीएड कर रही हो, तुम बीएड से अच्छा तो तुम मास्टर कर सकती थी, तुम एमकॉम करने के बाद तुमको पता है कि तुम पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगी, तुम पीजीटी पढ़ा सकती हो, तब भी तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो। मैंने कहा येस सर, मैं अभी बीएड कर रही हूँ, बीएड करने के बाद आई एम एलिजिबल फॉर टीजीटी, और उसके बाद मैं एमकॉम ही करूँगी।
और फिर उसको एमकॉम ही करूँगी और उसके बाद पीजीटी के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगी। और पीजीटी की फिर मतलब मुझे पीजीटी की भी प्रिपरेशन करनी है। मीन्स बेसिकली सर मेरे को टीचिंग, वो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि अच्छा तो बेसिकली तुम्हें टीचिंग लाइन में ही रहना है। मैंने कहा येस सर। मैंने कहा सर ये सीरीज़ है जो चल रही है पीआरटी टीजीटी पीजीटी ऐसे करके इसको आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा ओके वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। फिर आपको पता है इंटरव्यू में ना चिट सिस्टम चल रहा है मुंबई में। चिट सिस्टम क्या है, आपके पास हर सब्जेक्ट का जार रखा हुआ है और हर सब्जेक्ट में की आपको चिट उठानी है, किसी भी सब्जेक्ट की आपकी मर्ज़ी, और चिट उठा के जो भी टॉपिक आता है आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो अब लेकिन उन्होंने मुझसे चिट नहीं निकलवाई। एक मैम ने चिट निकाली, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या टॉपिक था, नहीं उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे वो चिट नहीं दी। उन्होंने अपना टॉपिक पढ़ा, उन्होंने डिस्कस करा कि ये देना है नहीं देना, फिर उन्होंने नहीं दी। दूसरी चिट उन्होंने निकाली, फिर उन्होंने कहा कोमल इसको पढ़ाओ। और उसमें क्या था, 1 से लेकर 100 तक गिनती करानी थी 5th क्लास को, ठीक है। उन्होंने बोला कि 5th क्लास तक के, मैंने कहा मैम 1 से लेकर 100 तक। मैम ने कहा 100 तक मत कराओ, आप 20 तक करा दो, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा लेकिन मैम 5th क्लास को करानी है गिनती। तो उन्होंने कहा हाँ 5th को करवानी है गिनती, अब हमको आपको देखना है क्या करना है। मैंने कहा ओके। तो पहले मैम ने मेरे से पूछा करवा लोगी कोमल, करवा सकती हो? मैंने कहा मैम आई विल ट्राई माई बेस्ट, नो इशू। तो मैं गई और मैं जिस तरीके से हम गिनती पढ़ाते हैं बच्चों को कराया। और सबसे अच्छी बात कि लैंग्वेज कोच भी बैरियर नहीं था, आप हिंदी में इंग्लिश में किसी भी तरीके से बोल सकते थे, दिस वाज द बेस्ट पार्ट। तो मैं बायोलिंगुअल यूज़ कर रही थी डेमो में देते हुए, इंग्लिश में भी सेम लाइन, हिंदी में भी सेम लाइन बोल रही थी और काउंटिंग करवा रही थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी ना, पैनल रिस्पॉन्स कर रहा था। जैसे कि अभी हम अपने आप ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू, तो पैनल ना रिस्पॉन्स कर रहा था, हम अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो, आपके पास क्या है, तो पैनल जवाब दे रहा था। तो खुद से ना एक मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ चलो करना है। तो मैंने 1 2 3 4 तक इंट्रोड्यूस करे। मैं काउंटिंग मैथ में लिख रही थी 1 2 3 4, बट अगर आपका भी किसी का मैथ में आता है ना, मतलब 1 2 3 4 मत लिखना, हिंदी में लिखना। मैम ने बोला कि हमने तुम्हें हिंदी में पढ़ाने को कहा है, तो मैंने कहा ओके ओके सॉरी। तो मैं उस नंबर वाले के साथ ही ना हिंदी में लिख रही थी, हिंदी में। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हिंदी में गिनती लिखना, मैथ्स में 1 2 3 नहीं, हिंदी में 1 2 3 4 लिखना। तो मैंने 4 तक इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा कोमल, मैम ने कहा कोमल वेल डन, बैठ जाओ, हमने आपको एट ए टाइम टॉपिक दिया और एंड यू आर एबल टू टीच, वेरी गुड, सिट डाउन। तो बैठ गई। हम, मैं सोच रही थी कुछ और दे दे, तो उन्होंने नहीं दिया वो। फिर उन्होंने पूछा कोमल डू यू नो निपुण क्या है? तो निपुण तो पता ही है हम सबको, तो निपुण भी पढ़ के जाना जैसे नहीं पता। मैंने निपुण की पूरी वो जो फुल फॉर्म होती है वो बताई कि निपुण क्या होता है और निपुण के क्या रोल्स हैं, निपुण क्यों हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई। सर कह रहे ओके वेरी नाइस। फिर उसके बाद मैम ने पूछा कि कोमल ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो मैंने उनको बता दी। तो सर ने वहीं से क्रॉस क्वेश्चन करा कि कोमल तुम्हें नहीं लगता कि इंक्लूसिव एजुकेशन है सिर्फ एक परिभाषा बन के रह गई है, हर जगह सिर्फ एक डेफिनेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन, बट अगर हम देखें तो रियल लाइफ में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। किसी भी स्कूल में सर ने कहा कि मेरे को तो नहीं लगता कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, बस हर जगह जगह इस पर लेक्चर दिए जा रहे हैं, इस पर रिपोर्ट बन रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट और मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके के टास्क लिया जा रहे हैं चीज़ें। अगर ऐसी चीज़ है इंक्लूसिव एजुकेशन तुम्हें फेस करनी पड़े, तुम्हारी क्लासरूम में हो, तो तुम कैसे डील करोगी इंक्लूसिव एजुकेशन को, कैसे करोगी? तो मैंने कहा सर इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने कहा सर आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, बट इसमें कहीं ना कहीं जो नीचे लेवल पर मतलब सबसे लोग हैं ना, उनको थोड़ी सी परेशानी आती है उनको पूरा करने में कि उनको किस तरीके से करवाया जाए। तो सर ने कहा कि आप कैसे करोगे? तो मैंने कहा सर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी क्लासरूम को ना अच्छे से देखूंगी, अपनी क्लासरूम को समझूंगी, फिर मैं उसके बाद देखूंगी कि मेरी क्लास में कितने। मैंने कहा सर इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे ही तरीके के बच्चे आते हैं, जैसे वो अपंग भी हो सकते हैं, वो गिफ्टेड भी हो सकते हैं, वो मेंटली रिटायर्ड हो सकते हैं, वो फिजिकली चैलेंज हो सकते हैं, वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी क्लास में ना अच्छे से देखूंगी कि किस तरीके के मेरी क्लास में बच्चे हैं, उनकी स्पेशल नीड्स क्या हैं, मैं उन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग क्या दे सकती हूँ, किस तरीके से। और मैंने कहा सर अगर मैं बोलूँगी कि मैं सर उनको ऐसे करूँगी तो ये पूरे साल अगर मैं सेम चीज़ करती रहूँगी तो ये वर्थ इट नहीं होगा। मैं इसके लिए क्या करूँगी? मैंने कहा मैम हम लेसन प्लान डेली बेसिस पर बनाएंगे, जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाएंगे हमें डेली बेसिस पर लेसन प्लान बनाने हैं। तो मैं ये मेक श्योर ज़रूर करूँगी कि उस लेसन प्लान में एक कॉलम मेरे स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हो, जिसमें मैं ये फिक्स कर पाऊँ कि मुझे उन बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे
कैसे पढ़ाना है और मैं उन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग क्या दे सकती हूँ। सेकेंड चीज़, वो बच्चे किसी भी तरीके से और बच्चों की जैसे और बच्चे सफ़र नहीं कर रहे तो उन बच्चों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो मैं अपने लेसन प्लान में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखूँगी। लेसन प्लान जैसे मान लिया हमें फुटबॉल खेलना है, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्लास के सारे बच्चे तो फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन जो बच्चे चल नहीं पाते या व्हील चेयर पर हैं वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होगा। तो इसके लिए मैं पहले से ही उनके लिए एक अलग एक्टिविटी प्लान करूँगी। जो बच्चे चल नहीं पाते या जिन्हें चलने में परेशानी है, हम हाथ से फुटबॉल खेलेंगे, मैं भी उनके साथ खेलूँगी। तो सर ने कहा ओके वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात है, आप जितना भी लंबा आंसर कर रहे थे ना वो आराम से सुन रहे थे, वो बीच में बात नहीं काट रहे थे। फिर उन्होंने बोला ये, मैंने कहा और मैं ध्यान दूंगी कि बच्चों का ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। फिर मैम ने बोला कोमल अभी आपने एक टर्म यूज़ करी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आप सबको ही पता है, समग्र विकास, जिसमें सारी चीज़ें सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं आपकी। तो मैंने बता दिया कि हम जिसमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करना, सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना बच्चों को, हम बच्चों को फिजिकली भी उनका डेवलप कर रहे हैं, मोरल भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उनका मेंटली भी विकास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी और तरीके के विकास जो है हमारे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, तो दूसरे जो सर होते हैं उन्होंने कहा अच्छा तो कैसे करोगे आप, कैसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करोगे? मैंने कहा सर मैं करके दिखाऊं आपको, अभी मैं कैसे करूँगी? उन्होंने कहा नहीं बैठ के ही बताओ। तो मैंने कहा कि सर जैसे कि एक हम पोम ले लेते हैं, पोएम बोल दिया था शायद मैंने, हाँ पे पोएम, कविता ले लेते हैं। मैंने कहा एक कविता है, मैं आप बच्चों को गा के सुनाऊँगी। तो मैं बच्चों को अपने साथ खड़ा करूँगी, सारे बच्चे क्लास में खड़े हो जाओ, सारे बच्चे खड़े हो, तो मैं वो पोएम गा के सुना रही हूँ बच्चों को। तो मैंने पोएम की 2-3 लाइनें बताई कि मैम ऐसे ऐसे ही पोएम है, तो हम ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें बच्चे मेरे साथ ना पोएम के एक्शंस कर रहे हैं, बच्चे क्लास में उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा तो ये बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट है। मैंने कहा उसके बाद जो भी हमारी इस पोएम में चीज़ें आई हैं, जैसे चिड़िया है, तितली है, पेड़ है, चांद है, सूरज है, इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करूँगी, इस पर मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करूँगी। और मैं जो बच्चों को इंटरेस्टेड है बनाने में, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया, मैंने बोला कि जो बच्चों को पसंद है बनाना वो बनाएंगे, बाकी सारे बच्चे इंजॉय करेंगे। मैंने बोल दिया जिन बच्चों को पसंद है थोड़े बहुत, क्योंकि कुछ को ड्राइंग नहीं पसंद होता, जैसे मुझे नहीं पसंद, तो मुझे लगा मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, बट मैं वर्ड्स नहीं वापस ले सकती थी, वो फ्लो में हो गया। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तो वो इस तरीके से बनाएंगे। मैंने कहा तो उनका हाथ की जो स्किल है वो अच्छी होगी, ड्राइंग अच्छे से बना पाएंगे, तो इनका ये राइटिंग वाला डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं इसके साथ बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी, हमारे ये नेचर की चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, ये हमारे पर्यावरण का एक पार्ट है, ऐसे करके। तो मैम इस तरीके से इनका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक चीज़ें से करके ना हम इनका काफ़ी सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है उनका, सिर्फ बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। उन्होंने कहा वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला आप देखो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी। तो उन्होंने बोला इंटीग्रेशन एजुकेशन क्या होती है? मैंने बता दिया इंटीग्रेशन एजुकेशन क्या होती है, जब सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे बोल दिया। फिर अब एक सर ने वही यहाँ पे मेरी बात पकड़ ली। सर ने बोला कि अच्छा अभी तुमने बोला कि कुछ बच्चे को जिनको उतारना है, मतलब जो ड्राइंग है बना ले, बाकी बच्चे ना बनाएं। फिर वैसे ऐसे कोई बात तो नहीं है, ये होता है जनरली कि क्लास में कुछ बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं ड्राइंग करने में, उनको बहुत पसंद होता है, बट बाकी बच्चे नहीं होते, बाकी बच्चे नहीं करते। तो आपने भी बोला कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो क्या बाकी बच्चे नहीं करेंगे, बाकी बच्चे नहीं बनाएंगे? और अगर बाकी बच्चे नहीं बनाएंगे ड्राइंग, तो आप उनको बनवाने के लिए क्या करोगे? तो मैंने कहा सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहा ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा सर टू बी ऑनेस्ट मेरी ड्राइंग ना उतनी अच्छी नहीं है, मैं आर्ट एंड ड्राइंग में बिल्कुल नहीं, मैंने कहा उतनी अच्छी नहीं है जितना बाकी सब अदर कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ड्राइंग मैंने कहा क्योंकि मेरे टीचर्स ने ना उस टाइम पे मुझे, अगर मैं बना रही हूँ तो ठीक है और नहीं बना रही तो ठीक है, मेरे टीचर ने मुझे फोर्स नहीं करा। मैंने कहा तो यही सेम एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सेट नहीं करूँगी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे अपने बच्चों को इस चीज़ से ओवरकम कराना है। मैंने कहा जो बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं बनाए, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा ज़रूरी नहीं क्लास का हर बच्चा फर्स्ट आए या क्लास का हर बच्चा बहुत अच्छे से ड्राइंग बना रहा है और बहुत सुंदर बना रहा है, अच्छी बात है बच्चे बना रहे हैं। मैंने कहा लेकिन बाकी बच्चे जो ड्राइंग नहीं बनाने में इंटरेस्टेड हैं या जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उन्हें लगता है वो अच्छी नहीं बनाते, उनको भी सेम लेवल पर कोशिश करनी है। मैंने कहा सर मेरा ये मोटिव नहीं है कि हर बच्चा सुंदर बनाए, मेरा मोटिव ये है कि हर बच्चा बनाए। मैंने कहा हर बच्चे का एक लेवल बेसिक है, तो मेरा ये है कि अगली बार जो बच्चा बनाए ना उसका थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाए, उसकी बार और
अच्छे लेवल का बनाएं। मैंने कहा जो बच्चे अच्छे बना रहे हैं वो तो बहुत अच्छा बनाएं, लेकिन जो बच्चे अच्छा नहीं बना रहे या नहीं बना पा रहे तो वो पहले से अच्छा करने की कोशिश करें। और मैंने कहा मेरे बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो मेरी तरफ से उनको मोटिवेशन ही मिलेगा कि बच्चों बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा करा है, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा करोगे, आप ज़रूर करोगे। मैंने कहा बस मेरे को बच्चों में ये भावना नहीं आने देनी कि बच्चे नहीं कर सकते। मैंने कहा आप बिल्कुल कर सकते हो, बट आप पहले से अच्छा कर रहे हो, आप करो। आपको नहीं करना, ये आपके पास चॉइस नहीं है, आपको करना ही है। अब आपको देखना है कि आप उसको अच्छे तरीके से और अच्छा कैसे करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि आप ड्राइंग करते हो, आप बनाते हो। मैंने कहा यस सर, मेरी ड्राइंग नहीं थी अच्छी, बट एज अ टीचर ये बेसिक चीज़ें जो मुझे आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें उन्हें बना के दिखाई, जैसे पेड़ हो गया, गर्ल हो गया, सूरज हो गया, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बना दी। उन्होंने कहा वेरी गुड, मतलब वेरी गुड ये वैसे सबको ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बोला। फिर उन्होंने आके बोला ओके सिट डाउन। फिर उन्होंने पूछा आर्ट्स इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैंने पहले बताया कि इंटीग्रेशन ये होता है, फिर आर्ट्स को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बनवा करके हर एक सब्जेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने बोला कि आप KVS में कहीं भी जाने के लिए रेडी हो, आप कहीं भी कर लोगे। मैंने कहा मैम यस। मैंने बोला मैम फर्स्ट मैं तो इमोशनली अटैच हूँ KVS से, सेकंड चीज़ मैं तीसरी बार इंटरव्यू दे रही हूँ KVS का, तो मैं विलिंग हूँ जाने के लिए, एंड इन केस मैंने कहा मैं जा सकती हूँ। उन्होंने कहा ओके। और इसके बाद इसके बाद उन्होंने एक दो चीज़ें मतलब और पूछी थी साइड वाले सर ने, मतलब वो अभी मुझे इतने अच्छे से रिकॉल नहीं हो रही, एक दो चीज़ें। और यही सब था। और बाकी वो ना क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकाले थे, जैसे क्वेश्चन है ना, फिर मैंने कुछ बोल दिया, फिर उसमें से ही पूछना मतलब पूछा था, और मैंने उनके सबके आंसर कर पाए थे। ठीक है, बस वही हिंदी में जो लिखना था ना, मैं गिनती इंग्लिश में लिखने, वो मैथ्स में लिखने लग गई थी, वो गिनती हिंदी में लिखनी थी। और इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरा डेमो का टॉपिक दिया नहीं। आई वाज सपोज कि मतलब मुझे मिले, मैं पढ़ा पाऊँ, बट ऐसा कुछ यही नहीं। और ओवरऑल यही था इंटरव्यू। एक दो क्वेश्चन मिस हो गए होंगे, अगर मुझे याद आता है तो मैं उनको पिन कर दूँगी, बट ये था मेरा एक्सपीरियंस। और पैनल बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्ट फील करता है। देखो सब वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, बोल रहे थे कि आपकी तो पूरी तैयारी होगी ये वो, बट देखो एक एज अ ह्यूमन बीइंग डर सबको लगता है, ठीक है, सबको लगता है कि मतलब क्या, और आपको वो भी ना बहुत डर लगेगा। मतलब आप कितना भी अपने आप को स्ट्रांग दिखा लो, कैसे भी कर लो, जब आप पैनल में इंटरव्यू के बाहर बैठे होगे ना, आपको बहुत डर लग रहा होगा, बहुत चीज़ें होती है, नर्वसनेस हो जाती है, सब कुछ। बट जब आप अंदर जाओगे पैनल के पास, आप साइन वगैरह कर लोगे ना, आप अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग कर रहे हो या कुछ भी, आप नॉर्मल हो जाओगे, कंफर्टेबली आप पढ़ाओगे। बस डर कब तक का है, जब तक हम इंटरव्यू रूम में घुसते नहीं हैं। इंटरव्यू घुसने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और पैनल भी बहुत अच्छा है, 7 स्पेशली, क्योंकि मैंने उनको देखा है, और अच्छे से आपको कंफर्ट फील कराते हैं, सारी चीज़ें सही है, ठीक है। तो अब बाकी तो देखो, होप फॉर दी बेस्ट। जब मैं आ रही थी तो उन्होंने बोला कोमल ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब अभी हम देखते हैं कि अब कैसा इंटरव्यू गया है, अब मार्क्स क्या मिलते हैं, कैसे हैं सारी चीज़ें, तो बाद में पता चलेगा। बट बाकी भी जिसका भी इंटरव्यू है, ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे आप बताना आपके अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू कैसा गया, और क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट हो सकता है।